नमस्कार दोस्तों। अभी तक हम लोग भारत का स्वरूप पढ़ रहे हैं, ठीक है? भारत के स्वरूप में हम लोग अभी तक पिछली क्लासों में देखा था कि हिमालय पर्वत कहाँ पे स्थित है भारत के उत्तर भाग में, और कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, और भारत के किस साइड में स्थित है, और हिमालय से क्या-क्या लाभ है, ये सब हम लोग पिछली क्लासों में देख लिया था। अब इस क्लास में हम लोग देखेंगे उसका अगला पार्ट, जो हमने 6 भाग बताया था भारत के विषय में, जिसमें से दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, ठीक है? उत्तर का विशाल मैदान जो है, वो हिमालय के द्वारा जो नदियाँ निकलती हैं हिमालय से, और नदियों से जो बहाव होता है जिस क्षेत्र में, उस क्षेत्र में काफ़ी मिट्टी नदियाँ ले आती हैं और मिट्टी को जमा देती हैं उस क्षेत्र में, जहाँ से ये बहती हैं। और जिस क्षेत्र में बह के जहाँ पे गिरती हैं, इस पूरे एरिया में मिट्टी का नई मिट्टी ले आके जमा देती हैं, जिस क्षेत्र को हम लोग उत्तर का मैदान बोलते हैं, ठीक है? और जो उत्तर का मैदान है, वो यही है जो कि मैप में दिख रहा है आपको, यही है उत्तर का मैदान, ठीक है? ये इसमें आता है, ये वाला एरिया राजस्थान से लेके राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और कुछ हिस्सा झारखंड का, और वेस्ट बंगाल मतलब पश्चिम बंगाल। ये तो अपना इस वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र हो गया। उसके बाद इधर एक पड़ता है ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र, ये है असम में पड़ता है, ठीक है? असम राज्य में। मतलब कुल मिला के राजस्थान से लेके पंजाब और पूरब में असम तक, इतना दूर का फैलाव है उत्तर के मैदान का, ठीक है? उत्तर के मैदान का निर्माण किस तरीके से हुआ, ये भी बता दिए। अब हम लोग देखते हैं कि ये निर्माण इसी क्षेत्र में क्यों हुआ? इसके अलावा और किसी क्षेत्र में क्यों नहीं हुआ? तो उसके लिए एक दूसरा मैप देखेंगे। उस मैप में देखेंगे कि हम लोग कि इसका निर्माण यहाँ पे क्यों हुआ, ठीक है? जैसे ये देखिए कि ये है प्रायद्वीप का पठार, ठीक है? ये जो प्रायद्वीप का पठार है, ये अफ्रीका का भाग था किसी समय में। करोड़ों वर्ष पहले ये अफ्रीका का भाग था, अफ्रीका महाद्वीप। अब ये अफ्रीका महाद्वीप का भाग था, और ये वाला जो हिस्सा था, ये एशिया महाद्वीप का हिस्सा था, ये वाला। तो इस वाले हिस्से से ये प्रायद्वीप का पठार वहाँ से टूट के अफ्रीका से धीरे-धीरे आके इस वाले भाग से टकराया एशिया से। जब इस वाले भाग से टकराया तो फिर हिमालय का निर्माण हुआ, जो कि ये देख रहे हैं ना आप लोग, ये वाला जो हरे कलर में है, ये हिमालय पर्वत का क्षेत्र है, ठीक है? अब हिमालय का निर्माण इसके टकराव से जब होता है, तो यहाँ पे ऊँची-ऊँची चोटियाँ ऐसे तैयार हो जाती हैं पूरे जगह पे, ठीक है? हिमालय के। जब पूरे जगह पे ऊँची चोटियाँ तैयार हो जाती हैं, तो यहाँ पे बर्फ़ का जमाव हो जाता है। बर्फ़ का जमाव ऊँची चोटियों के कारण बर्फ़ का जमाव हो जाता है। अब जब बर्फ़ जम जाता है, तो बर्फ़ पिघलेगा भी। अब पिघलने के बाद जब यहाँ से नदियाँ बन के निकलता है, वितरिकाएँ निकलती हैं छोटी-छोटी धाराओं में, और निकल के एक नदी का रूप लेती हैं, तो वो नदियाँ इन क्षेत्रों में आके फैलती हैं। और फैलने के बाद कुछ नदियाँ इस साइड से आके समुद्र में इधर गिरती हैं, जो कि बंगाल की खाड़ी है, और कुछ नदियाँ इधर से आके यहाँ पे गिरती हैं, जो कि अरब सागर है, ठीक है? ये दोनों क्षेत्र हैं जहाँ पे नदियाँ आके गिरती हैं। और इसी से जब यहाँ पे ये गैप था, यहाँ पे माना जाता है, वैज्ञानिक शोध से पता लगाया गया है कि यहाँ पे ये वाला जो विशाल मैदान है, इस जगह पे 6 किलोमीटर गहराई थी इस क्षेत्र में। नदियाँ आईं और धीरे-धीरे जो गाद होता है, मिट्टी होती है, ये हिमालय से ले आके इस पूरे क्षेत्र में पाट दी।
जिसको हम उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। ये मैदान इस वाले क्षेत्र में इसका महत्व ये है कि यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे उपज फसल की बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पे कृषि की इतना ज़्यादा अधिकता है कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर खाद्यान्न उत्पादन होता है तो इसी वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है। इसलिए क्योंकि यहाँ पे नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी है जो कि काफ़ी उपजाऊ होती है, ठीक है। ये हो गया उत्तर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे समृद्ध मृदा है। समृद्ध मृदा का आवरण है और पर्याप्त पानी भी मिलता है इस क्षेत्र में, और पर्याप्त पानी के साथ साथ अनुकूल जलवायु भी है जो कि फसल उत्पादन के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध हैं, इस वजह से इस वाले क्षेत्र में कृषि का भी उत्पादन, फसल का भी उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब हम लोग देख लिए कि उत्तर का मैदान कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव है, ठीक है। ये है बांग्लादेश, दूसरा देश है। अब जो कि पड़ोसी मुल्क है हमारा, यहाँ पे नेपाल है, इधर चीन है, बांग्लादेश, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ अफ़गानिस्तान, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद जो उत्तर का विशाल मैदान है, इसको तीन भागों में बांटा जा सकता है। उत्तर का जो विशाल मैदान है, देखिए जो नदियों द्वारा अगर बहा के ले आई गई मिट्टी द्वारा अगर ये बना है, तो इसमें देखते हैं कि कौन-कौन सी नदियां हैं जो कि इसके निर्माण में प्रमुख योगदान निभाती हैं। नंबर 1 पे है, यहाँ से आती है एक सिंध नदी तंत्र, ठीक है। ऐसे आके अरब सागर में गिर जाती है, कराची के नज़दीक, जो कि पाकिस्तान में पड़ता है, यहाँ पे गिरती है। सिंध नदी हो गई, सिंध नदी तंत्र एक हो गया। और दूसरे नंबर पे यहाँ गंगोत्री से निकलती है एक नदी, ऐसे जाके यहाँ पे यहाँ पे गिर जाती है, और एक यहाँ। तो दूसरी नदी है गंगा नदी, ठीक है। तीसरी एक और नदी है जो कि यहाँ से ऐसे निकलती है, इस वाले क्षेत्र से ऐसे यहाँ पे जाके यहाँ से इंटर करके ऐसे इस जगह में यहाँ गंगा से मिल जाती है। ये वाली नदी जो है वो है ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ हैं, ठीक है। अब 3 नदियों की सहायक नदियाँ हैं, सब सहायक नदियाँ मिला के एक नदी का पूरा बेसिन तैयार करती हैं, जिसको नदी तंत्र बोलते हैं, ठीक है। तो एक सिंध नदी तंत्र है, दूसरा गंगा नदी तंत्र और तीसरा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ये तीनों नदी तंत्र मिलके उत्तर के विशाल मैदान का निर्माण करती हैं, ठीक है। अब ये 3 नदियों को के विषय में हम लोग जान गए। अब देखिए, जैसे ये सिंध नदी है, सिंध नदी की सहायक नदियाँ हैं जिसमें से है झेलम, चेनाब, ये सिंध नदी की सहायक नदी हैं। रावी, ब्यास और सतलुज, ये 5 नदियां हैं। ये पांचों नदियां आके ऐसे इसी नदी में मिली हैं, ठीक है। ये नदियां जब पांचों नदियां आके इसी नदी में मिली हैं, तो ये वाली जो क्षेत्र है, ये वाला पूरा क्षेत्र है, इस क्षेत्र को बोलते हैं पंजाब।
पंजाब का नाम पंजाब इसीलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पे 5 नदियों द्वारा जो मिट्टी है, जो उपजाऊ मिट्टी है वो बहा के ले आया गया है इस वाले क्षेत्र में, और ये वाला क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ भी है और इस क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा दोआब क्षेत्र भी मिलता है, ठीक है? दोआबों की संख्या बहुत ज़्यादा मिलती है, तो ये इस वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं पंजाब, और जिसका ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान में है, ठीक है? क्योंकि सिंध नदी ज़्यादा से ज़्यादा 1700 किलोमीटर, पिछली क्लासों में हमने बताया था कि 1700 किलोमीटर सिंध नदी पाकिस्तान में है, और इंडिया और चीन में इसका हिस्सा कम है, और जितना भी मैदानी क्षेत्र है, इसके द्वारा मिट्टी ले आके जमाया गया है, वो पूरा पाकिस्तान में ही है। इंडिया में कुछ भाग, ये जो 5 नदियाँ हैं, ये हैं, इसलिए यहाँ पे भी अपना पंजाब एरिया थोड़ा-सा पड़ता है, ज़्यादा से ज़्यादा पंजाब पाकिस्तान में है। और दूसरे नंबर पे आती है गंगा नदी। जो गंगा नदी बेसिन है, इसकी भी कुछ सहायक नदियाँ हैं। अब गंगा नदी जो है, ये भी काफ़ी, गंगा नदी तंत्र भी बहुत बड़ा तंत्र है। अब गंगा नदी में जैसे इधर से आती है, यमुना निकलती है, यमुना नदी। यमुना नदी भी निकल के प्रयागराज में से मिल जाती हैं, ठीक है? यमुना नदी की भी कुछ सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? और इधर एक आती है, टॉन्स नदी मिल जाती है, यहाँ पे सोन नदी मिल जाती है, ठीक है? और यहाँ पे सरयू नदी मिल जाती है। यहाँ पे बिहार में है एक, बिहार की का शोक बोला जाता है एक नदी को। यहाँ पे ये नदी नेपाल से आती है, इसका नाम आप लोग बताएँगे। ये नदी भी आके मिलती है गंगा में, मतलब कुल मिला के यहाँ भी नदियों का काफ़ी बड़ा तंत्र है। गंगा नदी में भी, गंगा नदी जो है ये अपने पूरा अपने भारत में, ये वाला जो एरिया है, ज़्यादा से ज़्यादा एरिया अपने भारत में इसका है, और इसकी भारत में लंबाई है 2525 किलोमीटर। 2525 किलोमीटर भारत में गंगा नदी की लंबाई है, ठीक है? अब गंगा नदी के बाद एक इस साइड है ब्रह्मपुत्र नदी। अब ब्रह्मपुत्र नदी जो है, वो नदी इधर तो पहाड़ी क्षेत्र है, इस वाला अरुणाचल प्रदेश वाले एरिया में पहाड़ी क्षेत्र है, और उसके नीचे जब असम में आएँगे आप, तो यहाँ पे कुछ समतल ज़मीन मिलती है। यहाँ पे जो नदी है, ये नदी मैदान का निर्माण करती है, ठीक है? और जो मिट्टी ले आके यहाँ पे जमा करती है, तो यहाँ भी ये मैदानी क्षेत्र बन जाता है, ठीक है? और असम में ही एक एक नदी, ब्रह्मपुत्र नदी पे एक द्वीप का निर्माण हुआ है, जिस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप, ठीक है? मांजुली द्वीप। अब ये मांजुली द्वीप जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी पे बना हुआ द्वीप है। दुनिया का, वर्ल्ड का इतना बड़ा द्वीप है कि इस द्वीप को एक जिला घोषित कर दिया गया है, ठीक है? मांजुली जिला जिसको बोलते हैं, जो कि असम राज्य में स्थित है, ठीक है? ये बहुत बड़ा जीके का बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए, ये तो तीनों नदी तंत्र हो गए। अब तीनों नदी तंत्र द्वारा ये इस मैदान का निर्माण हुआ है। इस मैदान का जो लंबाई और चौड़ाई है, ये अब आप लोगों को बताते हैं, इस मैदान का जो लंबाई और चौड़ाई कितना है। 1 मिनट, देखिए, ये जो मैदान है, इसका जो पूरा क्षेत्रफल है, कितने विस्तार है, कितने क्षेत्र में, ये है 7 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 7 लाख वर्ग किलोमीटर है, सोचिए, काफ़ी बड़ा एरिया है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। उसके बाद इसकी लंबाई जो है, लंबाई 2400 किलोमीटर, ठीक है? लंबाई, ये वाला क्षेत्र जो है, लंबाई इसका 2400, और उसके बाद चौड़ाई भी होगा कुछ न कुछ। देखिए, चौड़ाई जो है, ये 240 से 320 किलोमीटर है, ठीक है? ये जो चौड़ाई, ये वाला एरिया, ठीक है? अब कहीं पे ज़्यादा है, कहीं पे कम है, ठीक है? इस वजह से 240 से 320
20 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है। ये हो गई लंबाई चौड़ाई, कितना लंबा है उत्तर का मैदान और कितना चौड़ा है। और देखिए इसके बाद इसका जो फैलाव है, फैलाव तो आप हम लोग पहले ही देख लिए कि कहाँ से कहाँ तक है। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और कुछ हिस्सा झारखंड का, इतना इसका फैलाव है। ठीक है, अब देखिए इसका फैलाव हो गया। और कौन कौन सी नदियां हैं ये भी हम लोग देख लिए। अब देखिए इसको, ये जो मैदान है इसको भौगोलिक आकृति में भी विविध, इसके भी भौगोलिक आकृति में भी काफ़ी विविधता है। और इसको, इस भिन्नता के आधार पे इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, इस भिन्नता के, इस काफ़ी भिन्नता है, इस भिन्नता के आधार पे इस मैदान को 4 भागों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1 होता है भांबर, भांबर क्षेत्र होता है। ये जो भांबर क्षेत्र होता है, ये जैसे नदी निकली यहाँ से ना, नदी निकलने के बाद ये जो जैसे ही शिवालिक के नीचे आती है इस क्षेत्र के, वैसे ही ये नदी विलुप्त हो जाती है। यहाँ से पहले तो एक धारा में निकलेगी नहीं, पतली पतली धाराओं में निकलती है और निकलने के बाद ये विलुप्त हो जाती है। यहाँ पे विलुप्त होने का कारण ये है कि वहाँ पे बहुत सारे कंकड़ पत्थर मिलते हैं और इसी क्षेत्र को बोलते हैं भांबर क्षेत्र। और उसमें विलुप्त होने के बाद उसके दक्षिण में फिर से नदी एक धारा बन के उत्पन्न होती है। यहाँ पे पतली-पतली होती है, आने के बाद विलुप्त होने, बीच में विलुप्त होती है, जिसको भांबर क्षेत्र बोलते हैं। उसके नीचे फिर से निकलती है और जहाँ पे ये क्षेत्र पे निकलती है, इस क्षेत्र में दलदली एरिया बन जाता है, दलदली। ठीक है, इस क्षेत्र में दलदली एरिया बन जाता है। इसी दलदली क्षेत्र को बोलते हैं तराई। ये 1 नंबर है और ये दूसरा है। पहला क्षेत्र भांबर क्षेत्र, दूसरा है तराई क्षेत्र। ये 2 क्षेत्र हो गए। अब तीसरा चौथा देखते हैं। तीसरा क्या है? तीसरा है भांगर क्षेत्र। ठीक है, ये है पुरानी जलोढ़ भांगर। ये इसको पुरानी जलोढ़ बोलते हैं। पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है, इसका इससे इस वाले क्षेत्र को, जहाँ पे मतलब पहले नदियाँ जिस क्षेत्र में ले आके मिट्टी जमा कर दी हैं और बार-बार उस पे मिट्टी जमा नहीं होती है, उस क्षेत्र को पुरानी जलोढ़ बोलते हैं, भांगर क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया तीसरा। और चौथा एक और है। चौथा क्षेत्र जो है उसको बोलते हैं हम लोग खादर, खादर क्षेत्र। अब ये जो खादर क्षेत्र होता है, ये हर साल मिट्टी आती है और जमा हो जाती है। फिर अगले साल फिर बाढ़ होगा इस क्षेत्र, नदी वाले क्षेत्र में। इस वाले क्षेत्र में फिर नदी पानी आएगा, फिर से बाढ़ आएगी और फिर से नई मिट्टी आके जमा हो जाएगी। इसको बोलते हैं खादर क्षेत्र। ये हो गया चौथा क्षेत्र। ठीक है, इन चारों क्षेत्रों से मिला के बना है उत्तर का विशाल मैदान। ठीक है, अब ये पूरा हो गया उत्तर के विशाल मैदान का पाठ। अब नेक्स्ट वाले पार्ट में हम लोग देखेंगे कि मरुस्थलीय एरिया, भारत का तीसरे नंबर पे जो आता है मरुस्थलीय एरिया, वो कैसा है। धन्यवाद।